हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय को जाना था। उनके द्वारा स्थापित संस्था भारत सेवक समाज, इसका हमने अध्ययन किया। राजनीतिक विचारों से हम अवगत हुए और इसी कड़ी में आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनके आर्थिक विचारों के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसमें कमियां देखी और उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या सुझाव दिए, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे बल्कि एक अर्थशास्त्री भी थे। और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उस पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। हर एक पक्ष को उन्होंने उस पर अपनी नज़र रखी, तो इस वजह से उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार भी कहा जाता था। तो उनके कुछ आर्थिक विचारों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, उस वक्त क्या था कि भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई थी। तो उन्होंने इस गरीबी के मूल कारणों की तरफ जाने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैनिक व्यय बहुत ज़्यादा होता था, प्रशासनिक व्यय बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने कहा कि जो गरीबी है इसका मूल कारण है भारी भरकम सैनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय, तो इसे कम किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी आरक्षित सेना की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि रिजर्व्ड फोर्स की, जिसमें कि भारतीयों को नियुक्त किया जाए। क्योंकि होता क्या था कि जो भारतीय अधिकारी थे उनको कंपैरेटिवली, अगर हम यूरोपियन अधिकारियों से तुलना करें उनकी, तो उसकी तुलना में उनको सैलरी, उनके अलाउंसेस कम दिए जाते थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसके बाहर जाकर के अगर कोई सैनिक कार्यवाही होती है तो उसमें यहाँ के रेवेन्यू का प्रयोग ना किया जाए। फिर उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी विरोध किया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो कच्चा माल था उसके आवागमन के लिए बड़ी मात्रा में ट्रैक्स बिछाए। तो रेल सेवाओं पर जब इस तरीके से जब उनका विस्तार हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा। तो इस भारी व्यय का भी उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने इसके पीछे अपना आर्गुमेंट दिया कि जो रेलों का विस्तार हो रहा है वो मानव के भले के लिए ना होकर के भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि गाँव से जो माल है, अनाज हुआ या कच्चा माल हुआ, रॉ मटेरियल जो होता है, वो आगे जाता है, सप्लाई होता है, बंदरगाहों पे जाता है, फिर आगे वहाँ से वो विदेश चला जाता था। और इसी प्रकार से जो विदेशी माल था वो गाँव में ला कर के ऊँचे दामों पर बेचा जाता था। तो इससे जो हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, उनका विनाश हो रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना ये तर्क दिया कि रेल भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का कारण बन रही थी। तो उन्होंने इस प्रकार इस पे होने वाले खर्च का बहुत विरोध किया। इसी प्रकार से उन्होंने एक मुक्त व्यापार नीति होती है उसका भी विरोध किया। हालांकि वो उदारवादी थे, फिर भी उन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी का विरोध किया।
इसका भी उन्होंने अपना तर्क दिया कि देश के जो उद्योग हैं उनका तो नाश हो रहा है, जो स्वदेशी उद्योग हैं, उनका नाश हो रहा है, जबकि जो ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं। उनका कहना था कि जहाँ बाहर के देशों में जो मशीनें हैं, टेक्निक है, उसका हमारे पुराने उद्योग धंधे उनका अ, उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो यहाँ के उद्योग हैं, स्पेशली जो कुटीर उद्योग हैं, उनका संरक्षण किया जाए। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाए जिसमें कि फ्री ट्रेड भी हो और साथ में संरक्षण भी हो। तभी जा कर के भारतीय उद्योग धंधे फल फूल पाएंगे। इसी प्रकार से उन्होंने आर्थिक विचारों के अंतर्गत एक और बात कही। कर व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने सुझाव दिए। अब देखिए, भारतीय जो किसान थे वो उस वक्त ऋणों से दबे हुए थे। उत्पादन के लिए वो पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते थे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि जो महाजन वर्ग था वो उनसे ऊंची ब्याज दरें वसूल करता था, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सहकारी साख समितियां स्थापित की जाए। इससे वो महाजनों के शोषण से बच सकेंगे। फिर ऐसा भी होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय जनता पर वो जो टैक्स लगाते थे बहुत भारी भरकम होते थे। तो इसके लिए भी उन्होंने अपने कई सजेशंस दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है कि किसान उस बिल ऋण को चुका नहीं सकता, जैसे मान लीजिए अकाल पड़ गया, तो ऐसे में भू राजस्व को माफ़ कर दिया जाए। सूती वस्त्र हैं, इस पर जो उत्पादन शुल्क लगता है उसको समाप्त किया जाए। नमक कर में कमी की जाए। इस प्रकार से उन्होंने कर व्यवस्था में सुझाव दिए। आपने जैसे उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत भी जाना था कि उन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल दिया था, तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने आर्थिक सुझावों के अंतर्गत वित्तीय विकेंद्रीकरण पर बल दिया और कहा कि जनता का जो कल्याण है वो किस पर है, प्रांतीय सरकारों पर। लेकिन होता क्या है कि रेवेन्यू का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होता है वो केंद्र सरकार ले लेती है। ऐसे में जो प्रांत होते हैं उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं हो पाते हैं और वो जनता के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि वित्तीय विकेंद्रीकरण लागू किया जाए। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं राजनीतिक वसीयतनामा। इसे कहा जाता है पॉलिटिकल टेस्टामेंट। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 जो था, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, तो उससे अधिकांश भारतीय नेता, स्पेशली जो उदारवादी थे, वो संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में एक ऐसे नए एक्ट की, एक ऐसे नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ठीक है, जो इसकी जो कमियां थी उसकी भरपाई कैसे हो, या एक ऐसी योजना जो लागू की जा सके भली प्रकार से। तो उस टाइम बॉम्बे प्रांत जो था उसके गवर्नर थे लॉर्ड विलिंगटन। तो उनके आग्रह पर और फिरोज शाह मेहता है उनके परामर्श पर गोखले ने एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना में था संवैधानिक सुधार, प्रशासकीय सुधार। ठीक है, इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जो सुधार थे इसके लिए योजना प्रस्तुत की थी, और इस योजना को प्रस्तुत करने के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। तो हम जानते हैं कि इस वसीयतनामा के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। जैसे कुछ बातें उन्होंने प्रांतीय शासन के अंतर्गत कही थी और कुछ बातें केंद्रीय शासन के लिए कही थी। जैसे उन्होंने कहा कि
प्रांतीय शासन में एक गवर्नर हो जो इंग्लैंड के द्वारा नियुक्त किया गया हो। फिर उस गवर्नर के सहयोग के लिए, उसके परामर्श के लिए एक कार्यकारिणी होनी चाहिए जिसमें 6 सदस्य हों और उनमें भी 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हर प्रांत में 75 से 100 सदस्यों की एक विधान परिषद हो, उसके आधे सदस्य नॉमिनेट किए जाएं। प्रांत की जो सरकार है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये उनके कुछ सजेशन थे प्रांतीय शासन के अंतर्गत। कुछ सजेशन ऐसे थे जो उन्होंने केंद्रीय शासन के लिए दिए, जैसे कि केंद्रीय शासन का प्रांतीय शासन पर नियंत्रण केवल औपचारिक हो, जो केंद्र की विधान परिषद है उसका नाम बदला जाए और उसका नाम बदल करके भारत की विधानसभा कर दिया जाए। इसमें कम से कम 100 सदस्य हों। वित्तीय क्षेत्र में जो भारत सरकार है उसको भारत मंत्री के नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया जाए। इस प्रकार से इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए। कुछ प्रांतों के लिए थे तो कुछ केंद्र स्तर के लिए थे। कुछ एक उन्होंने अन्य सुझाव भी दिए, जैसे कि सेना में क्या होता था कि सेना ही नहीं, प्रशासनिक पदों पर भी जो उच्च पद होते थे वो तो यूरोपियंस को दिए जाते थे और जो निम्न पद होते थे वो भारतीयों को दिए जाते थे। तो इससे भारतीयों में हीनता की भावना आ रही थी। तो इसके लिए उन्होंने इस वसीयतनामा के अंतर्गत सुझाव दिया कि जो अधिकारी पद है सेना में वो भारतीयों को मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम तथा जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विधान परिषद में विशेष प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को, आर्थिक क्षेत्र में दिए गए उनके विचारों को जाना, भारत सेवक समाज का हमने अध्ययन किया, राजनीतिक वसीयतनामा के बारे में हमने अध्ययन किया। तो इसी के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।